बच्चों, कल हमने फ्रांसीसी क्रांति जो पाठ है आपका, आपके सामाजिक अध्ययन की किताब का फ्रांसीसी क्रांति, उसकी हमने आधी कहानी पढ़ ली थी। आज हम आधी कहानी पढ़ेंगे आगे की, और फटाक से इसकी पूरी कहानी समझकर ख़त्म कर देंगे। फिर हम इसके आज ही क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आज देखेंगे और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले हम शुरू करें आगे की कहानी। उसके पहले मैं आपको कल की कहानी थोड़ी सी रिवाइज करा देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, हमने देखा था, हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखा था, फ्रांस में क्रांति कैसे आई। ठीक है, तो हमने देखा था फ्रांस में 1789 में क्रांति आई। ठीक है, फ्रांस की जनता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और राजा को मार डाला था, वहाँ के राजा को मार डाला था। ठीक है, तो हम देखते थे ये सब क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, इसके पहले की कहानी कहाँ से शुरू हुई। ठीक है, हमने देखा था कि लुई 16वां 1774 में फ्रांस का राजा बना था। ठीक है, वो जब वो राजा बना था तब वो सिर्फ 20 साल का था। राजा बनने पे उसने पाया कि क्या पाया, उसने पाया कि जो राजकोष है वो खाली पाया। ठीक है, और साथ ही जो फ्रांस था वो कर्ज में डूबा हुआ था। फ्रांस पर 12 अरब डॉलर, 10 प्लस डॉलर नहीं, 10 प्लस 2 अरब, ठीक है, लिबरे का कर्ज था। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस की बिल्कुल नहीं पटती थी। ब्रिटेन के 13 गुलाम देशों को आज़ाद कराने के कारण, ठीक है, और राज दरबार की शान बनाए रखने का खर्च अलग से था। और जो जिन लोगों ने फ्रांस को कर्ज दिए थे ना, उसके जो नागरिक थे, अमीर नागरिक थे, वो भी 10% की दर पर ब्याज मांगना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, और जो फ्रांस का जो राजा था लुई 16वां, ये बहुत बड़ा विलासिता का शिकार था। ठीक है, निरंकुश राजा था जो अपनी प्रजा पे अत्याचार करता था, उसको प्रजा की कोई चिंता ही नहीं थी, कर पे कर लगाया जा रहा था। अब उसने देखा उसके ऊपर खर्चा और बढ़ गया। ठीक है, और 1715 में ना फ्रांस की आबादी 2.3 करोड़ थी, यानी कि 2 करोड़ 30 लाख थी। और वहीं 1789 आते आते फ्रांस की आबादी बच्चों कितनी हो गई, 2.8 करोड़ हो गई। ठीक है, यानी कि 2 करोड़ 80 लाख हो गई। और किसानों और मजदूरों की स्थिति और भी दयनीय हो गई, क्योंकि एक तो पहले से भुखमरी चल रही थी फ्रांस में। ठीक है, ऊपर से आबादी और बढ़ गई, तो जो जैसे कि पहले कम खाना था, ठीक है, उसको कम लोग खाए थे, अब कम खाना और उसको खाने वाले और ज़्यादा लोग बढ़ गए। ठीक है, तो राजा ने सोचा कि मैं कर लगाता हूँ। ठीक है, कर लगाने के लिए फ्रांस में एक नियम था कि जब भी राजा को कर लगाना होता था, उसको तीनों स्टेट के लोगों को बुलाना पड़ता था, तीनों स्टेट के लोगों के जो उम्मीदवार रहते थे उनको बुलाना पड़ता था। ठीक है, उस समय का जो फ्रांस था, अब बच्चों स्टेट क्या होते हैं, एस्टेट। ठीक है, तो मैं बताती हूँ एस्टेट क्या होते हैं। एस्टेट ना, उस समय का जो फ्रांस था वो 3 एस्टेट में डिवाइड था, विभाजित था। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, प्रथम एस्टेट, ठीक है, प्रथम एस्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, समूह था यहाँ फ्रांस के लोगों का। ठीक है, प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आता था और तृतीय स्टेट में आम लोग आते थे। पादरी, प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे, जो चर्च से संबंधित लोग रहते थे। द्वितीय स्टेट में जो राजा के खानदान के लोग रहते थे, राज दरबार के जो मंत्री वगैरह रहते थे, ठीक है, वो लोग आते थे। और तृतीय वर्ग में आम नागरिक आते थे। तो फ्रांस में क्या था, सिर्फ जो ये तृतीय स्टेट के जो लोग थे ना, ये दोनों कर देते थे। ठीक है, और ये दोनों स्टेट के लोग कर वसूलते थे और ये स्टेट के लोग कर देते थे। इनमें मजदूर, किसान, जो व्यापारी है, थोड़े अमीर व्यापारी है, वो लोग आते थे। ठीक है, वो लोग कर देते थे, बाकी दोनों स्टेट के लोग कर नहीं देते थे। अब देखो राजा को क्या करना था, कर लगाना था। कर लगाने की कंडीशन, शर्त क्या थी कि आपको तीनों स्टेट के लोगों को बुलाना पड़ेगा, उनकी सहमति लेना पड़ेगा। ठीक है, और हर स्टेट का एक एक वोट होगा, एक एक मत होगा। ठीक है, तो 3 स्टेट थे, तो राजा ने सभा का आयोजन किया। ठीक है, कहाँ पर किया बच्चों, राजा ने सभा का आयोजन वर्साय शहर में किया, फ्रांस के वर्साय शहर में। ठीक है, कब किया, 1789, 5 मई 1789 को। राजा कौन था, किस राजा ने, लुई 16वां। ठीक है, उन तीनों स्टेट के उन्होंने जनरल यानी कि प्रतिनिधि को बुलाया। ठीक है, हर स्टेट के प्रतिनिधि आए। ठीक है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने सभा का बहिष्कार कर दिया। क्यों किया, क्योंकि उनको कर नहीं लगाना था। और जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि कर लगे, क्योंकि वो लोग कर वसूलते थे, कर कम आ रहा था, तो उनकी जो भोग विलास की वस्तुएं उनमें कमी आ रही थी। ठीक है, पैसा कम आ रहा था। तो और होता क्या था, एक स्टेट का एक वोट था, यानी कि 3 स्टेट के 3 वोट, जिसको 2 वोट मिल गए, ठीक है, 2 वोट मिल गए, वो जीत जाएगा। और देखो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट थे वो चाहते थे कि कर लगाएं। ठीक है, उनका था हाँ, और जो तृतीय स्टेट था उसका बोला था कि नहीं लगाना चाहिए। तो तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या किया, सभा का बहिष्कार कर दिया।
ठीक है। उन्होंने बोला कि एक इंसान का एक वोट होगा, एक इंसान के एक वोट की मांग की उन्होंने, एक इंसान की एक वोट की मांग की। ये उनको ये आइडिया कहाँ से आया? ठीक है, उनको आया रूसो की किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने किताब लिखी थी, तो उससे वहाँ की जनता को अकल आई कि ये लोग हम पे अत्याचार करते हैं और हम लोग कर देते हैं, और ये लोग हमारे घर पे अय्याशी करते हैं, मजे लेते हैं और हमारे ऊपर ही अत्याचार करते हैं। ठीक है, तो रूसो की किताब का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो कौन था? लेखक था, दार्शनिक था। दार्शनिक कौन होते? जो विचार करते हैं, समाज में कोई चीज होती है उसके ऊपर किताब लिखते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। फ्रांस में उस समय बहुत सारे विचारक या दार्शनिक थे जिनकी किताब पढ़ के लोगों में अकल आना चालू हो गई थी। ठीक है, तो तीसरे स्टेट के लोगों ने बहिष्कार कर दिया सभा का, और वो लोग क्या करे, वारसाय शहर जो था वहां के टेनिस कोर्ट में जाकर उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, नेशनल असेंबली का क्या मकसद था? नेशनल असेंबली का मकसद था कि राजा की ताकत को सीमित करना। ठीक है, और उन्होंने ये घोषणा कर दी, जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे टेनिस कोर्ट में जाके, कि हम संविधान बनाएंगे जो कि राजा की ताकत को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा, सीमित करेगा। ये सब कब हुआ बच्चों? 20 जून 1789 को। ठीक है, और उधर एक तरफ ये जो है, ये लोग नेशनल असेंबली में संविधान बना रहे थे, तृतीय स्टेट के लोगों के प्रतिनिधि, यानी कि जनता, जो आम जनता है उनके प्रतिनिधि, और वहीं दूसरी तरफ जो शहर की जनता थी वो बहुत गुस्से में आ गई थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, पेरिस जो नगर था उसके टाउन हॉल में 7000 महिला पुरुष इकट्ठे हुए और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, उन्होंने विद्रोह कर दिया और पेरिस की पूर्वी दिशा में बास्टील किला था, ठीक है, उसको तोड़ दिया और उस किले की कमांडर की हत्या कर दी, और वहां पे उस किले में की जो जेल थी उसके कैदियों को आजाद करवा दिया। ये सब कब किया उन्होंने? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, और इधर इधर उन लोगों ने संविधान बना रहे थे जो लोग, उनका प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? मिराबियो और आबेसिए, इनका नेतृत्व कर रहे थे नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली क्या कर रही थी बच्चों? संविधान बना रही थी। ठीक है, 4 अगस्त 1789। ठीक है, अब हुआ क्या? संविधान बन गया। संविधान में राजा को साइन करनी पड़ी, दस्तखत करनी पड़ी, और उनको जनता की बात माननी पड़ी। ठीक है, अब हम इधर साइड देखेंगे, दूसरी तरफ हम देखेंगे कि संविधान में क्या क्या था। ठीक है, अब राजा को करना पड़ा, तो राजा पीठ पीछे प्लानिंग करने लगा। अब देखो, कोई राजा है, अगर कोई उसकी प्रजा उसके विरोधी चले जाएगी, वो राजा को तो गुस्सा आएगी, वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करेगा कि इनको मैं कैसे सबक सिखाऊं। ठीक है, तो लुई ने क्या करा, उसका पड़ोसी देश था प्रशा, ठीक है, उसके राजा के साथ गुप्त वार्ता की, सीक्रेट मीटिंग करी। ठीक है, और दोनों ने मिलकर सोचा कि सेना भेजते हैं और इन लोगों को दबा देते हैं, जो हम सेना भेजते हैं और इन लोग के विद्रोह को दबा देते हैं। ठीक है, ताकि फिर से वापस से क्रांति दब जाए। ठीक है, इधर संविधान बन रहा था और राजा ने ये सब काम किया, संविधान पे साइन भी कर दिया 1791 में। ठीक है, संविधान बना और लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ संविधान में। ठीक है, सन 1791 में संविधान बना। ठीक है, तो जो फ्रांस था वो राजतंत्र बन गया। बच्चों, राजतंत्र क्या होता है? जहां पे जो राजा रहता है, ठीक है, उसको भी कुछ नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है नियम कानून को। ठीक है, जनता का जो कंट्रोल जो रहता है, नियंत्रण रहता है, राजा पर रहता है। पहले क्या होता था? राजा अपनी मनमर्जी चलाता था हर चीज पे, पर अब ऐसा नहीं हो सकता था। फ्रांस क्या है? राजतंत्र बन गया था। ठीक है, संविधान में क्या क्या हुआ? संविधान में उनने क्या करे, राजा को, संविधान का मकसद क्या था? राजा को शक्तियों को सीमित करना था। तो उसको सीमित करने के लिए उन्होंने क्या करे, जो शक्ति थी, ठीक है, जो ताकत होती है राज्य की, उसका विभाजन 3 संस्थाओं में कर दिया। ठीक है, ये 3 संस्थाएं कौन कौन सी थी बच्चों? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या कार्य करती थी? ठीक है, और इनको कौन चुनता था? सक्रिय नागरिक चुनते थे। ठीक है, ये संस्थाओं में जो लोग बैठे रहते थे, 3 संस्थाओं में विभाजन हुआ शक्ति का, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, इनको चुनने के लिए उन्होंने संविधान में क्या नियम था? उसके लिए क्या होता था? वोटिंग होती थी, चुनाव होते थे इनको चुनने के लिए। ठीक है, चुनाव में हर कोई वोट नहीं डाल सकता था। ये हम कब की बात कर रहे हैं बच्चों? आज से 200-250 साल पहले की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे, उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो उस जमाने में हर कोई वोट नहीं डाल सकता था। ठीक है, वोट डालने के नियम यानी कि मत अधिकार, वोट यानी क्या होता है? मत देना, वोट डालना, ये सब एक बात होती है। ठीक है, तो उन्होंने उनके क्या नियम बनाए थे? मत डालने के लिए उन्होंने
संविधान बन गया, ठीक है, नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया। तो वोट केवल सक्रिय नागरिक डाल सकते थे, ठीक है। सक्रिय नागरिक कौन होते थे? जिनको मताधिकार प्राप्त होता था। सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, सभी लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। 2.8 करोड़ की जनता थी उस समय, मैंने आपको बताया था 1789 में, ठीक है। तो 2,80,00,000 लोगों की जनता थी, उनमें से केवल 40 लाख जो लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार मिला था, उनको सक्रिय नागरिक बोलते थे, ठीक है। तो कौन थे ये सक्रिय नागरिक? जिनको मताधिकार प्राप्त था। किनको प्राप्त था? 40 लाख लोगों को प्राप्त था, ठीक है। ये 40 लाख, इनकी कंडीशन क्या थी, शर्त क्या थी? पहला तो 25 साल से ऊपर होना चाहिए वो इंसान, और पुरुष होना चाहिए, 25 साल के ऊपर के पुरुष। और दूसरी एक और कंडीशन थी, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी का कर चुकाते थे, यानी कि जो कर चुकाते थे केवल वही वोट डाल सकते थे, ठीक है। और पुरुष होते थे, और 25 साल के ऊपर होना चाहिए, और उनके पास इतनी आयु, मतलब इतनी इनकम होनी चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए कि वो कर चुका सके, 3 दिन का कर चुका सके, ठीक है। ठीक है। अब क्या हुआ? सक्रिय नागरिक ये लोग थे जो कम से कम 3 दिन का कर चुका सके, 25 साल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और पुरुष होना चाहिए। बच्चों को और महिलाओं को वोटिंग का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। और ये सक्रिय नागरिक जो थे वो न्यायाधीश को चुनते थे, ठीक है, न्यायाधीश के लिए वोटिंग करते थे, ठीक है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है। न्यायाधीश ये सक्रिय नागरिक न्यायाधीश के लिए वोट करते थे। न्यायाधीश को कौन चुनता था बच्चों? सक्रिय नागरिक। और निर्वाचक को सक्रिय नागरिक चुनते थे। सक्रिय नागरिक का सिर्फ 2 काम था, पहला न्यायाधीश को चुनना और दूसरा निर्वाचक को चुनना, ठीक है। अब जो निर्वाचक होता था, ठीक है, ये सक्रिय नागरिक ने किनको चुने? निर्वाचक को चुने। अब ये जो निर्वाचक है, ठीक है, ये क्या करते थे? नेशनल असेंबली को चुनते थे। ये लोग नेशनल असेंबली के लिए वोट डालते थे, ठीक है। नेशनल असेंबली जो होती थी वो विधायिका होती थी, वो क्या करती थी? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। कार्यपालिका पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का। कार्यपालिका कौन होती थी? जो राज्य को चलाती थी। कार्यपालिका में 2 लोग आते थे, राजा, सम्राट यानी कि राजा, और उसके मंत्री। इन दोनों पर नियंत्रण कौन रखती थी? विधायिका रखती थी, ठीक है। और ठीक है, कार्यपालिका पे नियंत्रण कौन रखती थी? विधायिका। कार्यपालिका को कौन चुनता था? विधायिका चुनती थी, ठीक है। चुनती नहीं थी, मतलब नियंत्रण रखती थी। और अगर कार्यपालिका कोई गड़बड़ करती थी तो ये जो न्यायाधीश जो है, न्यायपालिका, वो इसको दंड देती थी। न्यायपालिका के पास अधिकार था कि अगर कार्यपालिका कुछ गड़बड़ करती है या कुछ उल्टा सीधा काम करती है, ठीक से काम नहीं करती, तो उनको दंड कौन देगा? न्यायाधीश। न्यायपालिका में न्यायाधीश देगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ये फिर से समझा देती हूँ बच्चों, ठीक है, एक बार कॉपी में देखो बच्चों। फ्रांस के लोगों ने 1789 में संविधान बनाना चालू करा, ठीक है। 1751 में क्या हुआ? संविधान बना। नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया, ठीक है, संविधान बनाया। इस संविधान में क्या हुआ? संविधान का क्या मकसद था? राजा की शक्तियों को नियंत्रण में करना, कंट्रोल करना, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा बनता था, प्रजा पे अत्याचार करता था, उस पर नियंत्रण करने के लिए संविधान बनाया गया। तो शक्तियों का नियंत्रण करने, अब कैसे करेंगे बताओ जो शक्तियों का नियंत्रण, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? जो पहले क्या होता था, सिर्फ राजा होता था और उसके मंत्री होते थे, वही लोग सारा कुछ करते थे, ठीक है। उनको जैसा मर्जी होता था वैसा देश चलाते थे। भले ही किसान भूखे मर रहे, जनता भूखी मर रही, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पर राजा को कर वसूलना है, जनता की कोई पड़ी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा? राजा और जो उसके जो मंत्री थे उसको कंट्रोल करने के लिए, उन पर नियंत्रण करने के लिए शक्तियों का तीन हिस्सों में विभाजन कर दिया। पहले सिर्फ राजा होता था, ठीक है, राजा जो चाहे वो कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब क्या होगा? राजा जो था, ठीक है, राजा और उसके मंत्री, इसको क्या बोला? कार्यपालिका बोला। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन था बच्चों? राजा और मंत्री, ठीक है। अब कार्यपालिका पे अब कंट्रोल, नियंत्रण कैसे करें? उसके लिए उन्होंने क्या बनाई? विधायिका बनाई, ठीक है। विधायिका जो थी वो कार्यपालिका पे नियंत्रण करने के लिए बनाई गई। अब ठीक है, अब कार्यपालिका ने, चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी, ठीक है, अब इसको सजा कौन देगा? कार्यपालिका को। और जो नागरिक लोग जो है देश के, वो गड़बड़ करेंगे, विधायिका कुछ गड़बड़ करेगी, इसको सजा देने के लिए उन्होंने क्या बनाई? न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका में कौन होगा? न्यायाधीश होगा,
ठीक है। ये अगर ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे तो दंड देगा, नागरिक लोग कुछ गड़बड़ करेंगे तो दंड देगा। ठीक है, अब इन तीनों में लोग कौन होंगे? देखो, कार्यपालिका में कौन होगा? राजा होगा और मंत्री होगा। राजा और मंत्री कौन होगा? खानदानी लोग होंगे। राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री जो उसके खानदान के जो लोग जैसे पहले बनते थे वैसे बनेंगे। लेकिन विधायिका और जो न्यायपालिका होगी इनको चुना जाएगा। कौन चुनेगा इनको बच्चों? लोग चुनेंगे। कैसे चुनेंगे? न्यायपालिका को कौन चुनेगा? न्यायाधीश को कौन चुनेगा? सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन है बच्चों? जिनको मत अधिकार प्राप्त है। ठीक है, मत अधिकार यानी कि जिनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है उनको बोले सक्रिय नागरिक। नागरिक की स्पेलिंग छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो सक्रिय नागरिक। ठीक है, मत अधिकार किनको प्राप्त था? 25 वर्ष से ऊपर होने चाहिए और पुरुष होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 3 दिन का कर देना चाहिए, 3 दिन की मजदूरी का कर। ठीक है, उस समय मतलब 1-2 रुपए मिलते होंगे, मतलब 1-2 लिबरे मिलते होंगे, तो वो देना चाहिए। जो 3 दिन की मजदूरी का कर देता है वही लोग वोट डाल सकते हैं और वो पुरुष होना चाहिए और 25 वर्ष से ऊपर के होना चाहिए। महिलाओं को और बच्चों को नहीं थे मताधिकार प्राप्त। ठीक है, अब ये जो सक्रिय नागरिक होंगे ये किसको चुनेंगे? निर्वाचक को चुनेंगे। ठीक है, निर्वाचक। ठीक है, निर्वाचक जो होंगे वो नेशनल असेंबली में जो लोग जाएंगे। अभी देखो, सक्रिय नागरिक ने किनको चुना? निर्वाचक को चुना। निर्वाचक कितने लोग बने? 50,000 लोग निर्वाचक बने। ठीक है, अब ये लोग जो निर्वाचक है वो नेशनल असेंबली के लोग को चुनेंगे। ठीक है, नेशनल असेंबली के लोगों को। इसमें कितने सदस्य होंगे बच्चों? 745 सदस्य होंगे, 745 सदस्य होंगे। ठीक है, ये 745 सदस्य ही विधायिका है और ये नेशनल असेंबली है यही संविधान बनाएगी और यही राजा और उसकी मंत्री पे, कार्यपालिका पे नियंत्रण करेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो निर्वाचक है ये, हाँ निर्वाचक है ये। तो आपने देखा सक्रिय नागरिक कम से कम 3 दिन के कर देते हैं, उनको बोलेंगे, वो लोग वोट दे सकते हैं। किसको वोट दे सकते हैं? निर्वाचक को, न्यायाधीश को। लेकिन जो निर्वाचक है वो उच्च कर दाता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा कर देते हो। ज्यादा कर कौन देगा? जिसकी इनकम ज्यादा होगी, जिसकी कमाई ज्यादा होगी वही ज्यादा कर देगा। यानी कि जो अमीर लोग थे वही निर्वाचक बन सकते थे क्योंकि वो ज्यादा कर दे सकते थे। और निर्वाचक जो है नेशनल असेंबली को चुनते थे, नेशनल असेंबली नियंत्रण करती थी और न्यायाधीश दंड देता था। और न्यायाधीश को कौन चुनता था? सक्रिय नागरिक। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे संविधान में। ये तो हमने देख लिया कि शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ, राजा को कैसे कंट्रोल किया संविधान ने। अब हम देखेंगे संविधान से क्या क्या अधिकार मिले लोगों को। ठीक है, संविधान जो था उसमें पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, संविधान को क्या कहा? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। ठीक है, तो उन्होंने मतलब केवल पुरुष को नागरिकों का अधिकार दिया, महिलाओं को नहीं दिया। ठीक है, महिलाओं को नागरिक का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से अधिकार दिए? उन अधिकारों को क्या कहा गया? नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार कहा गया। ये नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार क्या थे? जीवन के अधिकार थे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार थे और कानूनी बराबरी के अधिकार थे। ठीक है, यानी कि जीवन का अधिकार, हर जितने भी नागरिक हैं यानी कि जितने भी पुरुष हैं उन सबको जीने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, और कानूनी बराबरी का अधिकार है, मतलब हर कोई कानून की नज़र में बराबर होगा। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको बताया था ना कि फ्रांस पे 12 अरब लिबरे का कर्ज था, तो उन्होंने क्या किया था? संविधान में एक और नियम आया था कि संविधान में जितने भी चर्च के पास जमीन थी ना उस सबको सरकार के अंदर ले लिया था। ठीक है, और जितने भी और चर्च को जो टैक्स देते थे लोग, कर देते थे, उसको भी बंद कर दिया था। ठीक है, तो इससे हुआ क्या? फ्रांस के पास 20 अरब लिबरे इकट्ठे हो गए और फ्रांस कर्ज से मुक्त हो गया और उसके पास पैसे भी आ गए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे साथ साथ हो क्या रहा था, मैंने आपको बताई थी कि इधर राजा क्या कर रहा था? प्लानिंग कर रहा था अपनी प्रजा के विरुद्ध। ठीक है, 1700 आइट साइड के जो राजा थे उनके साथ मिलके, आइट साइड दूसरे देश के राजा, पड़ोसी देश के जो राजा थे उसकी मदद क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको डर था पड़ोस के देश के राजा को कि फ्रांस की जनता ने क्या करा? राजा को उखाड़ फेंका, कहीं हमारे देश की जनता भी हमको उखाड़ ना फेंके। ठीक है, इसलिए क्या करा? फ्रांस के राजा क्या कर रहा था? प्लानिंग कर रहा था। अब हुआ क्या? फ्रांस के राजा ने और प्रजा के राजा ने सोचा कि दोनों सेना भेजते और जो प्रजा है और जो नेशनल असेंबली उन सबको कुचल डालते, वापिस से सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हो जाऊंगा फिर से। ठीक है, लेकिन ये हो पाता उसके पहले ही संविधान बन गया था। ठीक है, और राजा के ऊपर
राजा के ऊपर क्या हुआ, कंट्रोल आ गया था, नियंत्रण आ गया था। ठीक है, उसके पहले कुछ होता तो जो फ्रांस की जनता थी, ठीक है, उसने क्या की, नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, फ्रांस की जनता ने नेशनल असेंबली बनाई 1792 में। नेशनल असेंबली ने क्या करा, उनको पता चल गया लुई के बारे में कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। ठीक है, तो फ्रांस की जनता ने क्या किया, नेशनल असेंबली ने क्या किया, जो प्रशा था और ऑस्ट्रिया था, जो राजा की मदद कर रहे थे, लुई 16वां की मदद कर रहे थे, ठीक है, उसके विरुद्ध युद्ध करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, तो उसके पहले तो हुआ क्या, जो यूरोप था, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये सब, ब्रिटेन, ये सब कहाँ के देश थे, यूरोप के देश थे। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के देश थे। तो इसको किस तरीके से देखा गया, यूरोपीय राजा वर्सेस यूरोपीय राजाओं और कुलीन के विरुद्ध जनता की जंग। ठीक है, क्योंकि फ्रांस में जनता का राज होने लगा था। ठीक है, और यूरोपीय राजा क्या कर रहे थे, उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि इनको हम कुचल देंगे युद्ध करके। ठीक है, तो जब जो जनता थी फ्रांस की, उन्होंने खुद अपने मन से खुद ही युद्ध करने के लिए आ गई, उनको बुलाना नहीं पड़ा, सेना को बुलाना नहीं पड़ा। ठीक है, और उन्होंने अपना राष्ट्रगान बना लिया। कौन से गीत को बनाया, मर्सीलेस गीत को। जब वो लोग युद्ध के लिए जब जाते थे तो मर्सीलेस गीत गाते थे। ठीक है, ये किस कवि ने लिखा था मर्सीलेस गीत, कवि रॉजर डी लाइल ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था, रॉजर डी लाइल ने। देखो बच्चों, मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि हुआ क्या। फ्रांस, संविधान बन गया था फ्रांस देश में। ठीक है बच्चों, संविधान बन गया था फ्रांस देश में, लेकिन जो फ्रांस का राजा था, ठीक है, वो क्या कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था कि वो दूसरे देश के राजाओं के साथ मिलके इन सबको कुचल देगा, फिर से ताकत में आ जाएगा, ताकत हासिल कर लेगा। ठीक है, वापस उसको पूरी ताकत मिल जाएगी। लेकिन इसके बारे में जो था वो प्रजा को पता चल गया था। ठीक है, उसके राज्य के लोगों को पता चल गया था। तो नेशनल असेंबली ने क्या करा, युद्ध छेड़ दिया। प्रशा और ऑस्ट्रिया जो देश था, जिसकी मदद फ्रांस, लुई जो है, लुई 16वां जिनकी मदद ले रहा था, ठीक है, उनके विरुद्ध नेशनल असेंबली ने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, युद्ध के प्रस्ताव पारित कर दिया। और इस युद्ध में फ्रांस की जो आम जनता थी, उसने खुद से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, स्वयं आ गए वो लोग, अपने मन से आ गए। और इस युद्ध में वो लोग मर्सीलेस गीत गाते थे, अपना राष्ट्रगान बना लिया। ठीक है, एक होता है ना नारा, जैसे कि हमारे देश का है भारत माता की जय, वैसे ही उनका क्या था, मर्सीलेस गीत। इसको किसने लिखा था, कवि रॉजर डी लाइल ने लिखा था। इसको उन्होंने अपना वो बना लिया, राष्ट्रगान बना लिया, या नेशनल एंथम बना लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, फिर से क्रांति आई, वापस से जनता क्या करी, युद्ध पे चली गई, आधे से ज्यादा जनता, जो पुरुष थे। ठीक है, तो हुआ क्या, इस क्रांति के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान होने लगा। ठीक है, और बहुत हानि भी हुई। और जितने भी देखो हुआ क्या, जो पुरुष थे वो सब तो युद्ध पे जाने लगे। ठीक है, जनता सब उधर जाने लगी, तो और ज्यादा अशांति आई लोगों में, आर्थिक नुकसान भी हुआ। जब भी युद्ध होता है तो आर्थिक नुकसान तो होता ही देश का, इसलिए कोई भी देश युद्ध में नहीं जाना